24 फरवरी 2022 सुबह के 4 बज रहे थे और रशिया ने यूक्रेन के डोहान्स्क और लुहान्स्क नामक दो रीजन्स पर ग्राउंड और मिसाइल अटैक स्टार्ट कर दिया था। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ यूक्रेन कहा था, जबकि वेस्टर्न देशों ने इसे आउटराइट इन्वेजन ऑन यूक्रेन सॉवरेनिटी कहकर रशिया पर ढेर सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। पर आखिर रशिया और यूक्रेन, जो कि सिमिलर लैंग्वेज, कॉमन कल्चर से जुड़े हुए हैं और एक वक्त में एक ही देश यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, वो अचानक वॉर में एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ गए थे? क्या है इसके पीछे की हिस्टोरिकल वजह और क्या इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं आज 2 साल बाद? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप और एशिया से जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस को लगने लगा था कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में कहीं यूरोपियन और एशियन नेशंस यूएसएसआर को ज्वाइन ना कर लें। इसको काउंटर करने के लिए यूएस ने 2 पॉलिसीज यूज़ करी थी, मार्शल प्लान, इकोनॉमिकली कंट्रोल वेस्टर्न यूरोप, और दूसरी थी नेटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और उस समय इसके मेंबर 12 कंट्रीज थे। इस ग्रुप का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल, जिसके तहत एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल ऑफ इट्स मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। मतलब अगर किसी भी नेटो कंट्री पर कोई और देश हमला करता है तो उसके डिफेंस में बाकी सारी कंट्रीज और यूएस खड़ा होगा। जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था तो रशिया का मानना था कि नेटो भी एक डेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, बट हुआ इसका उल्टा था। इनफैक्ट नेटो, जिसके 1949 में 12 मेंबर स्टेट्स थे, उसके 1991 में बढ़कर 16 हो गए थे और आज की तारीख में नेटो में 31 मेंबर स्टेट्स हैं। रशिया का ये भी कहना है कि नेटो कंट्रीज उसकी बॉर्डर को एनसर्कल कर रहे हैं और ये उसकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. Я прекращаю свою деятельность. I am ceasing my activities in the post of President of the USSR. The tricolor banner of the Russian Republic now flies over the Kremlin. 1991 दशकों तक चलने वाली कोल्ड वॉर का अंत हो गया था और सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी, जैसे आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया इत्यादि इत्यादि। और क्योंकि ये सारी कंट्रीज एरिया के हिसाब से या फिर जीडीपी के हिसाब से बहुत छोटी थी, तो रशिया अगर फिर से पावरफुल होगा तो इन सभी देशों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहेगा। और ऐसा ही हुआ जब रशिया एक अथॉरिटेरियन लीडर व्लादिमीर पुतिन के अंडर आया। पुतिन ने बहुत बार अपने स्पीचेस में सोवियत यूनियन की ट्रेजेडी का जिक्र किया है। И об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. यूक्रेन, जो कि खुद उन देशों में से है जो यूएसएसआर का पार्ट थे, इतना ही नहीं, यूक्रेन और रशिया बॉर्डर भी शेयर करते हैं और सेम कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और स्लाविक एथनिसिटी से सिमिलर है। यूक्रेन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रशिया से अपने आप को क्लोज मानते हैं रादर देन यूएसए। जून 2021 नेटो के ब्रसेल्स समिट में ये फैसला लिया गया कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दिया जाएगा। इस सिचुएशन में रशिया को लगने लगा कि जब तक यूक्रेन की मेंबरशिप का प्रोसेस कंप्लीट होगा उससे पहले हम यूक्रेन पर अटैक कर दें, क्योंकि एक बार यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो कलेक्टिव डिफेंस के अकॉर्डिंग यूक्रेन पे अटैक यूएसए पर अटैक होगा। और यूक्रेन, जिसके पास एक टाइम पे यूएस और रशिया के बाद सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे और जिसने अपने वेपन्स रशिया और यूएस के सिक्योरिटी अश्योरेंसेस पर सरेंडर कर दिए थे, आज वो 2 सुपर पावर्स के बीच फंस कर रह गया था। जब 2 साल पहले वॉर शुरू हुई थी
तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि रशिया जैसी सुपर पावर कुछ हफ्ते में यूक्रेन को पूरा इन्वेड कर लेगी। लेकिन यूक्रेन ने अभी तक वेस्टर्न वेपन्स की मदद से रशिया को टफ फाइट दी है और आज ये किसी को नहीं पता कि वॉर कब खत्म होगी। इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड को इस वॉर की वजह से इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा है। आइए इस होप के साथ कि बेटर सेंस विल प्रिवेल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।